हेलो क्लास 12th, वेलकम टू सनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं जनित गुरु नेक्स्ट स्टेप 3.0 का पेपर नंबर 2। सो ऑलरेडी पेपर नंबर 1 मैंने सॉल्व करा दिया है जिसमें सोल्यूशन चैप्टर के 20 क्वेश्चंस थे। पेपर नंबर 2 में बेटा यहाँ पे हम दो चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वन इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज केमिकल काइनेटिक। ओके, सो वैसे तो मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है कि नेक्स्ट स्टेप में आप किस तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए अलग से एक शॉर्ट्स भी बनाया है। अगर आपने अभी तक वो शॉर्ट्स नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलो सीधा मैं आपको पेपर पे लेके चलती हूँ। सो दिस इज द पेपर, जहां पे सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 स्कैनर नजर आएंगे। फर्स्ट स्कैनर है गूगल रिव्यूज का, ठीक है, जिसको आप स्कैन करके हमें गूगल रिव्यूज दे सकते हैं। सेकेंड है यहाँ पे ये हमारे चैनल का स्कैनर है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं सो नो नीड टू स्कैन दिस। अगर यूट्यूब के अलावा आप इस वीडियो को कहीं पे देख रहे हैं तो इसको स्कैन करके आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। एंड द थर्ड स्कैनर इज फॉर आवर व्हाट्सएप ग्रुप। तो जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं वो इसको स्कैन करके हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पे उनको क्लास की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो भी चीजें क्लास में पढ़ाई जाती है उसका पीडीएफ एज इट इज उनको मिल जाएगा। ओके, सो ये तो बात थी कि भाई आप किस तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। अब जरा हम इस टेस्ट पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे इस टेस्ट पेपर का कोड क्या है? ZGNST 202627 12C यानी कि 12 का केमिस्ट्री पेपर नंबर 02। पेपर नंबर 01 ऑलरेडी आ चुका है एंड मेक श्योर कि आपने देखा होगा और वहां पे आपने अपने नाम के साथ अपने मार्क्स भी लिखे होंगे। ठीक है, अगर अभी तक नहीं लिखा है तो पेपर नंबर 1 देख लेना, मार्क्स लिख देना अपने नाम के साथ। ठीक है, चलिए। सो ऑफ कोर्स सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टेस्ट पेपर में कितने होंगे बेटा? 20 क्वेश्चंस होंगे इस टेस्ट पेपर में और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको 1 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा। टाइमिंग क्या रहेगी आपकी? आपको ये पूरे 20 के 20 क्वेश्चंस 30 मिनट में सॉल्व करके देना है। ठीक है, सिलेबस क्या है इस टेस्ट के लिए? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक। अगर आपके इस टेस्ट में 20 on 20 आते हैं दैट मीन्स यू आर जीनियस। ठीक है, अगर आपके 20 on 20 आते हैं मतलब आप जीनियस की कैटेगरी में आएंगे। 18 या फिर 18 अबव आता है दैट मीन्स यू आर एक्सीलेंट। 15 और 15 अबव मीन्स परफेक्ट। 12 इज एवरेज एंड बिलो 12 रीटेस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। सो जो भी आपके मार्क्स आएंगे ना बेटा, बहुत ईमानदारी से आपको वो मार्क्स बताने हैं। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका फर्स्ट टेस्ट से सेकेंड टेस्ट में कितना इंप्रूवमेंट रहा है। और ये टेस्ट हमारे पूरे साल होते हैं। ठीक है, मंथ में हमारे बेसिकली ये 2 टेस्ट होते हैं। ऑलरेडी ऑफलाइन एंड हाइब्रिड मोड पे ये टेस्ट बहुत पहले हो चुका है और अब आपको ये टेस्ट यूट्यूब पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, चलिए। सो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पे, दिस इज द क्वेश्चन 1। सो द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर, Fe3 पॉजिटिव ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्सेप्ट करके Fe2 पॉजिटिव बन गया और इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना है? 0.77 वोल्ट। ऐसी I2 की बात करें तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2I नेगेटिव बन गया एंड इसके लिए जो E0 की वैल्यू है हमारी वो कितनी है? दैट इज प्लस का 0.54 वोल्ट। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इनके E0 सेल EMF की वैल्यू देख के आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट होगा। आगे बात समझ में? इनके E0 की वैल्यू देख के बेटा आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट होगा। Fe3 पॉजिटिव कैन ऑक्सीडाइज एंड I नेगेटिव टू I2. I2 can oxidize Fe2 positive to Fe3. Both A and B are correct. Neither A nor B is correct. What do you think? Fe3 positive can oxidize. हो सकता है ना वो ऑक्सीडाइज। वैल्यू कैसी आ रही है? देखो यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव तक है हायर रिडक्शन पोटेंशियल। कितना शो कर रहा है वो? प्लस 0.77 वोल्ट शो कर रहा है। दैट मीन्स उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो बड़ा हाई है ना? रिडक्शन पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा इसका हाई है। लेकिन जब हम I2 से I के बारे में बात करते हैं तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, यहां से हम क्या कह सकते हैं? Fe3 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसने क्या कर दिया? I नेगेटिव को I2 से ऑक्सीडाइज कर दिया।
ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा यहां पे हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 इज, ओके वेट यहां पे, ओके और द सेल, यहां पे कुछ तो गड़बड़ है बट ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। और द सेल ये क्या है, आधा ही क्वेश्चन आया है क्या। द सेल Zn2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, Cu का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, गिवन E0 सेल इज दिस, द EMF द सेल EMF इज, ठीक है। यहां पे EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, ठीक है। EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, E कैथोड माइनस E एनोड, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। E कैथोड माइनस E एनोड का हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा यहाँ पे क्या लगेगा, यस दूसरा यहाँ पे क्या लगेगा, E0 सेल की वैल्यू दे रखी है, समझ रहे हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बेटा। E इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591, ठीक है। E इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहां पे कैथोड माइनस हम एनोड भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव, यही होगा, ठीक है। अब देखो E0 सेल की वैल्यू हमको दे रखी है, E सेल इज इक्वल टू 1.10 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग Zn की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.01 अपॉन यहां पे हमारे पास 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 रेज टू द पावर -2 आ जाएगा, राइट। E सेल इज इक्वल टू 1.10 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग 10 रेज टू द पावर -2, बेटा ये डेसिमल जो है 2 शिफ्ट होगा तो 10 रेज टू द पावर -2 ये बन जाएगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब लॉग 10 रेज टू द पावर 2 कैसे करेंगे, ये आगे आ जाएगा, तो -2 log 10 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू होती है 1, सो ये हो जाएगा -2 इंटू 1, यानी कि आंसर है -2। सो E सेल इज इक्वल टू 1.10 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -2, इससे ये चला जाएगा और माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। So E cell is equal to 1.10 plus 0.059, ठीक है, 0.059। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 1.16, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1.16, यूनिट क्या होगी, वोल्ट, 1.16 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी हमारा बेटा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिटरमाइन यूजिंग, कैसे पता करते हैं हम, कोलरॉश लॉ, फैराडेज लॉ, नर्स्ट इक्वेशन या फिर डिबाय-हकल इक्वेशन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम हमेशा कोलरॉश लॉ का इस्तेमाल करते हैं। कोलरॉश लॉ क्या करता है, देखो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो आराम से डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन जब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में तो वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, ठीक है। तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कोलरॉश लॉ, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है NaCl, तो अगर मुझे NaCl तो स्ट्रॉन्ग हो गया, चलो NaCl को छोड़ो, CH3COOH ले लिया हमने, ये कैसा एसिड है, ये तो हमारा वीक एसिड है,
तो इसको कैसे लिखेंगे हम, लैम्डा CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा H पॉजिटिव। इस तरीके से हम इसको इसके आयंस में डिसोसिएट करके, दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे क्या होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, a current of 9.65 angstrom is passed through the molten Al2O3 for 10 hours. Mass of Al deposited is, ठीक है, तो यहां पे कितना मास Al का यानी कि एल्यूमिनियम का कितना मास डिपॉजिट होगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम, ये हमको बताना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, फैराडेज लॉ लगेगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे बेटा, हमारा फैराडेज लॉ लगेगा। 2 लॉ पढ़े थे हमने, ठीक है, फैराडे का फर्स्ट लॉ एंड फैराडे का सेकंड लॉ। यहाँ पे फैराडे का कौन सा लॉ लगने वाला है, सो यहाँ पे फैराडे का हमारा फर्स्ट लॉ लगेगा, ठीक है। कौन सा लॉ लग जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट लॉ लग जाएगा। पहले क्या होता है देखो, W इज इक्वल टू ZIT हमने पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू ZIT, ठीक है, और ZQ हम बोल सकते हैं, Q हम कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू IT। अब देखो क्या क्या चीजें हमको दे रखी हैं, हमको करंट दे रखा है, करंट इज 9.65 एंगस्ट्रॉम, है ना, और हमको टाइम दे रखा है दैट इज 10 आवर्स, ठीक है। तो क्या हम यहां से चार्ज नहीं निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू IT से, यस, क्या हम यहाँ पे चार्ज नहीं निकाल सकते, बस इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, I को एंड T को, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, चार्ज निकल कर आ जाएगा, ठीक है, यहां से हमारा चार्ज निकल कर आ जाएगा। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान देने वाली है वो क्या है, टाइम हमें आवर्स में दे रखा है, हमको किस में कन्वर्ट करना होगा इसको, यस, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा Q इज इक्वल टू 9.65 इंटू 10, ठीक है, इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। तो 9.65 इंटू 36123, 3 0 आ जाएंगे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। अब फाइनल हम यहां से Q क्या निकालेंगे, इसको आप प्रॉपर पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 34750, ठीक है, 34740 आंसर किस में आएगा बेटा, Q जो है, चार्ज जो है, उसकी यूनिट यहां पे क्या हो जाएगी, दैट इज कूलम। Q क्या हो जाएगा, Q की यूनिट क्या हो जाएगी, यहां पे कूलम हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब हमें यहां पे मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। किसका मास कैलकुलेट करेंगे हम, एल्यूमिनियम के लिए हम मास कैलकुलेट करेंगे। देखो एक एल्यूमिनियम कितने चार्ज प्रोड्यूस करेगा, 3, यानी कि 3 फैराडे डिपॉजिटेड ऑन 27 ग्राम ऑफ Al, 3 फैराडे डिपॉजिटेड ऑन 27 ग्राम ऑफ Al, हमें मास, मोलर मास दे रखा है, हमें बस एल्यूमिनियम का यहां पे मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे एल्यूमिनियम का मास, सो मास इज इक्वल टू, यहां से हमारा हो जाएगा मास इज इक्वल टू, देखो हमने यहां पे चार्ज निकाल लिया है, ठीक है, कितना निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया, कितना है 34740 इंटू Q इंटू M, यानी कि गिवन मास, सॉरी नॉट गिवन मास, इट्स मोलर मास, 27 इज द मोलर मास नॉट गिवन मास। कितना चार्ज है, 3 इंटू फैराडेज कांस्टेंट कितना होता है, 96500, बस। अब आपको इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, ठीक है, खुद से आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप मुझे बताएंगे कि जो मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूं, क्या सॉल्व करने के बाद भी आपका आंसर वही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो यहां पे इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10.8 ग्राम आ जाएगा। सो एल्यूमिनियम का कितना मास डिपॉजिट होगा, एल्यूमिनियम का 10.8 ग्राम मास यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का 10.8 ग्राम मास यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहां पे 5 है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज the equivalent conductivity of a strong electrolyte at infinite dilution is 150 Simon centimeter equivalent at the concentration where degree of dissociation is effectively complete. Equivalent conductivity become 120 Simon centimeter square equivalent. The decrease is mainly due to, देखो पहले कितना था हमारे पास, पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हमें 150 दे रखी थी, ठीक है। फिर क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफेक्टिवली कंप्लीट, देन उसके बाद जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो गई, जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो गई, यहां पे डिक्रीज हो गई। व्हाट इज द मेन रीजन, क्या इसका मेन रीजन होगा यहां पे, देखो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मान लिया हमने NaCl, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 100% डिसोसिएशन शो करते हैं पानी में जाने के बाद। NaCl है, HCl है, ये क्या होंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेंगे, फुल्ली आयनाइजेशन हो जाएंगे। एट हायर कॉन्सेंट्रेशन हम क्या देख रहे हैं, आयन अट्रैक्ट ईच अदर, जब आयन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे तो उनके मूव करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी, उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से जब कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जा रहा है तो कंडक्टिविटी की वैल्यू यहां से कम हो जा रही है। रीजन क्या है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, इनके बीच में, आयंस के बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आयंस के बीच में क्या हो रहा है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर अ कॉन्सेंट्रेशन सेल Ag और Ag पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 एंड यहाँ पे Ag पॉजिटिव इज 1 मोलर, द EMF एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें EMF निकालना है, ठीक है, E नॉट सेल निकालना है। तो दो तरीके बताए थे E नॉट सेल निकालने के, है ना, एक E सेल निकालने का, एक E नॉट सेल निकालने का। बेसिकली वी जस्ट पुट नॉस्ट इक्वेशन, है ना। नॉस्ट इक्वेशन क्या होता है, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, Ag पॉजिटिव, दोनों साइड देखो Ag पॉजिटिव एंड Ag पॉजिटिव ही है ना, दोनों साइड हमारे पास Ag पॉजिटिव एंड Ag पॉजिटिव ही देखने के लिए मिल रहा है। सो वन इज 1 एंड अनदर वन इज 0.01, ठीक है। E नॉट सेल क्या हो जाएगा, इसके लिए E नॉट सेल हमारा क्या हो जाएगा, देखो सिल्वर कॉन्सेंट्रेशन सेल है, एक ही सेल है हमारे पास, तो इसके लिए E नॉट सेल की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0, है ना। सो E इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय 1 लॉग 1 अपॉन 0.01, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, सोच के बताओ, जल्दी सोच के बताएंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, सो E सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन, यहां पे तो 1 ही आएगा, लॉग ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 2, ठीक है, log 10 रेज टू द पावर 2। सो E सेल इज इक्वल टू 0.059 इंटू 2। सो E सेल इज इक्वल टू 2 9 जो 18, 2 5 जो 10 की 11, 0.118 कितना आ रहा है, 0.118 वोल्ट आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 0.118 वोल्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे हमारा क्या है, एट इक्विलिब्रियम फॉर एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इक्विलिब्रियम पे किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ई सेल की वैल्यू कितनी होती है, 1 वोल्ट, डेल जी इज पॉजिटिव, ई सेल इज 0 एंड के इज इक्वल टू 1। तो बेटा जब भी हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं तो वहां पे सेल कांस्टेंट हमारा 0 होता है, इक्विलिब्रियम पे हमारा सेल कांस्टेंट 0 होता है, डेल जी की वैल्यू 0 होती है, नो नेट रिएक्शन अकर, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फॉर अ सेल रिएक्शन, ठीक है,
for a cell reaction E naught cell is equal to 0.354 volt and N is equal to 2. The equilibrium constant K is close to, ठीक है, E naught for a cell reaction, ठीक है, हमारे पास एक सेल रिएक्शन है जिसके लिए हमको किसकी वैल्यू दे रखी है, E naught सेल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, एंड N की वैल्यू भी हमको दे रखी है. नाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज क्लोज टू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके यहाँ पे क्लोज होगा, 10 raised to the power 6, 10 raised to the power 12, 10 raised to the power 24 and 10 raised to the power 3. क्या हो जाएगा? So E naught cell is equal to 0.059, ठीक है, E naught cell is equal to 0.059 upon N log K. So this is the formula, ठीक है, log K is equal to E naught cell into N divided by 0.05, E naught cell into N divided by 0.059. E naught cell की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज 0.3546 into N कितना है, N is 2 अपॉन 0.059. बस आपको इसको सॉल्व करना है बेटा, ठीक है. जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12. कितने आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद, अप्रोक्सीमेटली 12 वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है. लेकिन ये K की वैल्यू नहीं है, ये हमारी log K की वैल्यू है. log K इज इक्वल टू 12 है, तो K क्या हो जाएगा, 10 raised to the power 12. K हमारा हो जाएगा 10 raised to the power 12. सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is, which ion has highest molar ionic conductivity at infinite dilution in aqueous solution? किस आयंस के पास सबसे ज्यादा मोलर आयनिक कंडक्टिविटी होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे? कैसे पता करेंगे? जो जितनी जल्दी मूव कर पाएगा, है ना, जो बहुत फास्ट मूव कर पाएगा, राइट, उसकी हाईएस्ट कंडक्टिविटी होगी. तो फास्ट मूव कौन कर पाएगा? जो सबसे छोटा आयंस होगा. एंड यहाँ पे सबसे छोटा आयंस कौन सा है? दैट इज H पॉजिटिव. सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th. सो क्वेश्चन 10th इज, two electrolytic cell containing AgNO3 and CuSO4 are connected in a series. If 10.8 gram of Ag is deposited in the first cell, the mass of copper deposited in the second cell is. तो अगेन यहाँ पे हमारे पास फैराडेज लॉ का क्वेश्चन आया है, ठीक है, एंड दिस इज फ्रॉम सेकेंड लॉ. कहां से क्वेश्चन है हमारा? सेकेंड लॉ से हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है. कितना मास यहाँ पे डिपॉजिट होगा ये हमको बताना है, ठीक है. तो देखो, अगर हम फैराडे सेकेंड लॉ की बात करें तो यहाँ पे जो दोनों के दोनों हमारे पास कंपाउंड है वो कैसे लगे होंगे? सीरीज में लगे होंगे, ठीक है. तो सेम चार्जेस पासेस थ्रू द बोथ सेल, है ना. इक्विवेलेंट वेट होगा. Ag का वेट कितना दे रखा है हमें? 108. कॉपर का वेट कितना दे रखा है? 63.5, ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे किसके बारे में बात करें? If 10.8 gram of Ag is deposited in first cell, तो कॉपर कितना डिपॉजिटेड होगा सेकेंड सेल पे? हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है. कॉपर कितना डिपॉजिटेड होगा सेकेंड सेल पे हमसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है. कॉपर की अगर हम बात करें, सो 63.2 पॉजिटिव हो जाएगा. 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 31, है ना, यही आएगा 31.75. मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर, कॉपर यहां पे कितना डिपॉजिटेड हो रहा है? पहले हमारे पास सिल्वर का मास दे रखा है, ठीक है. दिस इज द मास ऑफ सिल्वर जो कि फर्स्ट वाले पे डिपॉजिट हो चुका है, 31.75, एंड यहां पे हमारा मास ऑफ सिल्वर आ जाएगा, दैट इज 108, ठीक है, दैट इज 108. तो यहां पे बेटा कॉपर का मास कितना आ जाएगा? 3.18 ग्राम. इतना कॉपर डिपॉजिट होगा, ठीक है, सेकेंड सेल पे. इतना कॉपर डिपॉजिट होगा बेटा सेकेंड सेल पे,
ठीक है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, तो कितना यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट है डिवाइडेड बाय मास, कॉपर का मास कितना है डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास कितना है। ओके, क्लियर है? क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th इज, अब देखो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस किए थे सॉल्व, ठीक है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, a first order reaction has a life of 20 minutes. The time required for 87.5% completion of reaction is, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा इसके लिए? यस, कितना टाइम इसके लिए बेटा रिक्वायर्ड होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे पता करेंगे? हाँ, 85 क्या कह रहे, 87.5% कंप्लीशन, रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। मतलब 87.5% डिकम्पोज हो चुका है, खत्म हो चुका है। बचा कितना है अब? टोटल हम 100 मान के चलते हैं, मींस हम बोल सकते हैं कि 12.5% जो है वो रिमेनिंग है। इतना खत्म हो चुका है, बचा कितना है? 12.5 रिमेनिंग है। 12.5% का मतलब होता है 1/8 रिएक्शन अभी बची हुई है, ठीक है। 12.5% का मतलब होता है 1/8 रिएक्शन अभी हमारी बची हुई है, ठीक है। अब देखो 1/8 रिएक्शन हमारी बची हुई है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज हाफ लाइफ हमको 20 मिनट दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन का हमको हाफ लाइफ कितना दे रखा है? 20 मिनट दे रखा है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज, इतना रिएक्शन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा होगा हमको ये बताना है, ठीक है। हमको क्या करना है बेटा? हमको ये चीज बतानी है। अब हम कैसे बताएंगे भाई? यस, कैसे बताएंगे कि यहाँ पे कितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है? तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 1/8 मैंने आपको बता दिया। इनिशियली हम मान के चलते हैं कि हमारे पास रिएक्शन 100% था, ठीक है। 20 मिनट के बाद रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गए, तो 40 मिनट के बाद और 50%, मतलब 25%, और फिर 60 मिनट के बाद 12.5%। मतलब हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं, राइट। देखो इनिशियल हमने माना कि हमारे पास 100% रिएक्शन है और 100% रिएक्शन हमने मान लिया। हाफ लाइफ कब होगी? 20 मिनट में रिएक्शन जो है हमारी वो कितनी हो गई? 20 मिनट में रिएक्शन हमारी 50% हो गई। हाफ लाइफ 20 मिनट में आ गया ना, तो 40 मिनट में इसका भी हाफ हो जाएगा और 60 मिनट में इसका भी हाफ हो जाएगा, जो कि 12.5 होता है। तो सिंपल यहां पे आंसर हम अपना कितना कर देंगे? 60 मिनट, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे इसका? 60 मिनट इज द आंसर, दैट्स इट। ऐसे ही करना है इसको, ठीक है, ऐसे ही करना है बेटा इस क्वेश्चन को। चलिए फटाफट से हो जाएगा ऐसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12th, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 यहां से क्या बन जाएगा हमारा? फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन 2a प्लस बी से हमें क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है। रेट लॉ हमें गिवन है R इज इक्वल टू a की पावर 2 and b। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ a and b आर डबल साइमल्टेनियसली द रेट बिकम, अगर दोनों का हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो रेट कितना हो जाएगा हमको ये बताना है, ठीक है। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा देंगे बेटा तो रेट कितना हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखो R इज इक्वल टू K, A की पावर 2 and B। अगर A को हमने डबल किया तो रेट जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर है, एंड B को हमने डबल किया तो रेट जो है वो 2 टाइम बढ़ेगा। सो 4 इंटू 2 कितना होता है? 8। तो रेट कितने टाइम्स बढ़ जाएगा बेटा? रेट 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। कितने टाइम बढ़ जाएगा? 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज, यहां पे बनेगा हमारा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। नाउ और रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। हमारे पास कैसे ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है।
इफ 75% ऑफ रिएक्टेंट डीकंपोज इन 40 मिनट, तो हाफ लाइफ कितना होगा? 40 मिनट में 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, 40 मिनट में कितना परसेंट होगा ये हमको बताना है, ठीक है। 75 डीकंपोजेस मतलब 25% बचा हुआ है, 25% बचा हुआ है, इसका क्या मतलब है? कितने मिनट में हो जाएगा बता पाओगे? कितने मिनट में हो जाएगा? क्या आप ये चीज बता पाएंगे बेटा? देखो 75% कंप्लीट हो चुका है, रिएक्शन डिकंपोज हो चुका है, मींस 20% यहां पे, नॉट 20%, इट्स 25%, यहां पे 25% रिमेनिंग है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होगा जो अभी 12.5 वाला मैंने करवाया था, ठीक है। उसी तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑर्डर का आप यहां पे फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, डायरेक्टली आप यहां पे फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाने से भी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, चलो इसको, क्योंकि देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इतना सॉल्व करने का कोई मतलब बनता नहीं है, डायरेक्टली हम इसको हिट एंड टाइल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 25% रिएक्शन हमारी बची हुई है। अब 25% रिएक्शन हमारी बची हुई है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? अगर हम ऐसा बोले कि रिएक्टेंट डिकम्पोजेस मिनट हाफ लाइफ इज, ठीक है, 40% में हमारा रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुका है, तो 25 कितने में हो जाएगा? 20 मिनट और जोड़ लो इसमें। अगर हाफ लाइफ आधा हुआ तो टाइम भी आधा हो जाएगा ना, सिंपल सी बात थी। और यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन 14, है ना। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर अ रिएक्शन ए से हमें यहां पे प्रोडक्ट पी मिल रहा है, ठीक है, ए से हमें यहां पे प्रोडक्ट पी मिल रहा है। द रेट कांस्टेंट चेंज फ्रॉम 2 into 10 raised to the power 3 सेकेंड इनवर्स टू 8 into 10 raised to the power -3 seconds, ठीक। द रिएक्शन रेट एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन बिकम, रेट कांस्टेंट चेंज हो रहा है 2 into 10 raised to the power -3 से 8 into 10 raised to the power -3। इसका क्या मतलब होगा? हाँ, इसका क्या मतलब होगा? कितने गुना रेट बढ़ रहा है? यहां पे कितने गुना रेट बढ़ रहा है बेटा? ये आप बता दो, कितने गुना रेट बढ़ रहा है? रेट पहले था 8 into 10 raised to the power, बाद में हुआ, पहले था 2 into 10 raised to the power -3, 2 4 8, 4 गुना रेट बढ़ रहा है। कितने गुना रेट बढ़ रहा है बेटा? 4 गुना यहां पे रेट हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन 15 इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज 50 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी हमको कितना दे रखा है? 50 किलो जूल पर मोल दे रखा है। इफ टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 300 केल्विन टू 310, द रेट कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली। एक्टिवेशन एनर्जी हमें यहां पे गिवन है, ठीक है। क्या क्या चीजें गिवन है हमको? एक्टिवेशन एनर्जी हमको यहां पे गिवन है, राइट। अब क्या कह रहे हैं? रेट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? देखो, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेट भी यहां पे बढ़ जाएगा। अगर 10 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाया है तो रेट अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है ना। रेट अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है बेटा? डबल अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पे देखो डबल तो बोला गया है, ठीक है, ट्रिपल भी है, इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 1.9 टाइम्स एंड रिमेन अनचेंज। क्या लगता है ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा? हाँ देखो, रेट कांस्टेंट कितने से बढ़ जाएगा? इंक्रीज होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1.9 टाइम्स से। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, नॉट 17, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ओके 15th क्वेश्चन था ना। नाउ द 16th क्वेश्चन इज, पहले 16th क्वेश्चन पे आते हैं। 16th क्वेश्चन है बेटा यहां पे हमारा,
फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का क्या ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, एक्सपोनेंशियल कर्व या फिर हाइपरबोला। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको ग्राफ बताना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, यही होता है। ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, यानी कि स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप बनेगा या फिर स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप बनेगा। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, टाइम कैसा आ रहा है? माइनस में आ रहा है। टाइम कैसा आ रहा है बेटा? टाइम यहां पे हमारा माइनस में आ रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप। ठीक है, स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17th। Question number 17th is, this is the question number 17th. The unit of rate constant for third order reaction is very easy question. Third order के लिए n is equal to 3 के लिए हमें rate constant की unit बतानी है. So rate is equal to mole per liter 1 minus n second inverse. तो rate is equal to मोल पर लीटर 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स क्या हो जाएगा? मोल माइनस 2 यहां पे और लीटर 2 और सेकेंड इनवर्स, ये आ रहा आंसर। सी ऑप्शन आ रहा है, क्या बोलते हो? यहां पे हमारा ऑप्शन बेटा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चे? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17th। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18th, है ना? 17th के बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18th। सो क्वेश्चन 18th इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इज दिस, इट्स हाफ लाइफ इज, ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, T इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। सो T इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 6.93 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर दो भाई, कितना आंसर हो जाएगा? 10 रेज टू द पावर -3 कह रहे हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? इसको भी हम सेम ही बना दें, है ना? इसको भी हम सेम ही बना दें, तो यहाँ पे हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? ये और छोटी वैल्यू हो जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 100 सेकेंड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18th का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19th, question number 19th is a reaction follows, K is equal to a e की power minus e upon RT, the intercept of a plot in K versus 1 upon T, the intercept of plot K versus 1 upon T कितना हो जाएगा? yes, कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होगा? log K is equal to log A, है ना? ln K is equal to ln A minus E upon RT, यही फॉर्मूला होगा। तो स्लोप हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? ln A, नॉट log A, सिंपल सी बात है। कितना देखने के लिए मिल जाएगा? log A। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20th। क्वेश्चन नंबर 20th क्या है क्वेश्चन? टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैव द सेम एक्टिवेशन एनर्जी एट 300 Kelvin. K1 is equal to 10 times of K2. Which statement is correct? K1 is equal to 10 times of K2. कौन सा स्टेटमेंट यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा? फॉर्मूला क्या आ रही है इसका? K is equal to a e की पावर माइनस a अपॉन RT। तो K1 अपॉन K2 किसके बराबर होता है बेटा? K1 अपॉन K2 किसके बराबर होता है? A1 अपॉन A2 के बराबर होता है। अगर कह रहे हैं कि K1 is equal to 10 K2, तो क्या A1 इज इक्वल टू 10 A2 नहीं हो जाएगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बेटा हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। तो यहां पे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए कंप्लीट, एंड आई होप कि अब आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं आता होगा, है ना?
चलिए अब आपका काम क्या है बेटा, आपने खुद से कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किए हैं वो आपको बताना है। सबसे पहले आप अपना नेम लिखेंगे और फिर आप अपने मार्क्स लिखेंगे। आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आए हैं ये आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और जितने आए हैं उतने ही लिखने, ताकि हम आपकी प्रोग्रेस चेक कर सके कि फर्स्ट टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए थे एंड सेकंड टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ओके, अभी आगे और भी टेस्ट होने हैं, उन सब का इसी तरीके से मैं वीडियो सोल्यूशन आप तक पहुंचा दूंगी। ओके चलिए, सो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।